नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह चैप्टर जो है वो नए सिलेबस के अनुसार बनाया गया है। साथ ही साथ चैप्टर 5 से पहले ऑलरेडी हमने इसके सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दिए जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। आइए नए सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर को देखते हैं। सबसे पहला स्लाइड क्या कहता है, अधिकार किसे कहते हैं, अधिकार से क्या समझते हैं। तो देखिए, अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। समझिए इस बात को, बड़े ही एक लाइन में बड़े ही सटीक तरीके से समझा दिया। मैं थोड़ा डिटेल कर देता हूं आप लोगों के लिए। अधिकार जो शब्द है इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का, मतलब जो व्यक्ति किसी के सामने अपना अधिकार खोजता है वो अपने लोगों, मतलब जो उसके रिश्तेदार हैं, मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची ताऊ ताया जो भी हो, अपने समाज में जहाँ पे वो रहता है, तो आसपास के लोगों को ही समाज कहते हैं, आसपास के लोगों के साथ और अपनी सरकार के साथ दावा करता है कि यह अधिकार मेरा है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, आप सभी हंसते हैं और ये हंसने का अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। तो हम इस चीज का दावा अपने सरकार के सामने कर सकते हैं ना कि पढ़ने का अधिकार है, खेलने का अधिकार है, चुनाव में 18 साल के बाद मत देने का अधिकार है। इसके अलावा बहुत सारे और अधिकार ऐसे हैं जो आपको प्राप्त है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज, अपने सरकार से दावा है, मतलब कि मांग है। दावा का मतलब यहाँ पे आपको समझना है कि वो अधिकार के मांग से है, मतलब वो उस चीजों का मांग कर रहा है। कहाँ कहाँ मांग कर सकता है? अपने लोगों, मतलब जो उसके खास लोग होंगे, अपने समाज और अपनी सरकार से वो इस चीज की मांग कर सकता है। तो ये अधिकार कहलाता है। अधिकारों के बिना जीवन लिखिए। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का अधिकार ही ना हो तो इसके बिना आपका जीवन कैसा होगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है, ऐसे नियम जो संविधान के खिलाफ हैं, तो हर नागरिक को उसके खिलाफ जाने का अधिकार है। यदि कोई कानून संविधान के खिलाफ है, मतलब ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई कानून जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के खिलाफ है, तो हर नागरिक उसके खिलाफ जाने का अधिकार। वो नागरिक जो है, जितनी भी जनता है, वो उस तरह के कानून के अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे, खिलाफ में खड़े हो जाएंगे। आइए 3 उदाहरणों से बात शुरू करते हैं कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता है। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है तो आपका जीवन कैसा होगा। तो देखिए, गुआंतानामो बे का जेल, ये एक ऐसा जेल था जहां पे इंसान के पास कोई अधिकार नहीं था। उसके सारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स उससे छीन लिए जाते थे। उसे अपने रिश्तेदार, अपने फैमिली, अपने माता पिता बच्चों से तक मिलने का अधिकार नहीं था। उसे किसी वकील को हायर करने का अधिकार नहीं था। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है सऊदी अरब में नागरिक अधिकार। अब सऊदी अरब में जो नागरिक अधिकार है, वहां पे भी नागरिकों के जो आम जनता है उनका अधिकार बहुत कम दिया गया है। तो ये भी एक प्रकार के वही बात हो जाएंगे जो बिना अधिकार के किसी व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। अगर आपके पास मान लीजिए हंसने का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है, खेलने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है, घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है, जो कपड़े आपने पहना है वो कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको कैसा लगेगा, इसके बिना आपका जीवन कैसा होगा। अब हम बात कर लेते हैं कोसोवो में जातीय नरसंहार। अब यहाँ पे जातीय नरसंहार, ये सारे जो पॉइंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सभी आपको कहीं ना कहीं यही दर्शाते हैं कि बिना अधिकारों का आपका जीवन किस प्रकार से व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो ये चीजें हो गई। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। अभी मैंने आपको पहले नंबर पे बताया था गुआंतानामो बे का जेल क्या था। तो अब देखिए, इस चैप्टर में आपको अभी मैंने आपके यहाँ पे जो पहला पॉइंट था वही था ना, पहला पॉइंट कि गुआंतानामो बे का जेल क्या था, नागरिक अधिकार सऊदी अरब में, और तीसरा है कोसोवो में जातीय नरसंहार। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि गुआंतानामो बे का जेल क्या है, क्या था वहां पे कि लोग इसे कहते हैं कि बिल्कुल बेकार था, खराब था, अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे क्या हुआ, अमेरिकी फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया। मतलब अमेरिका की जो सेना थी, अमेरिका एक देश है, अमेरिका के जो लोग थे वो पूरी दुनिया से, अलग अलग जगहों से, अलग जगह देशों से 600 लोगों को बंधक बना लिया और इन लोगों को गुआंतानामो बे स्थित, मतलब एक जगह का नाम है गुआंतानामो,
एक्जेल जेल में डाल दिया, एक जेल में, एक कारागार में डाल दिया। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने गुआंतानामो बे के कैदी की स्थिति के बारे में सूचना इकट्ठा किया और बताया कि उसके साथ ज्यादती हो रही है। मतलब एक जो मीडिया नहीं होता है, जो अखबार या न्यूज चैनल पे आते हैं, जब अमेरिका ने इन 600 लोगों को उठा के एक जेल में डाल दिया, तब उस मीडिया ने चुपचाप बड़े खुफिया तरीके से उन सभी जानकारियों को इकट्ठा किया और बताया कि उस जेल में रह रहे 600 कैदी के साथ ज्यादती हो रही है। ज्यादती का मतलब दुर्व्यवहार हो रहा है, उन्हें तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। कौन से लोग थे वे? वही 600 लोग जिन्हें अलग अलग जगहों से अमेरिका ने उठा लिया था। इसके साथ अमेरिका कानूनों के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा था, उन लोगों के साथ कोई भी कानूनी तरीके से व्यवहार नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा, उनको जबरदस्ती खिलाया गया, नाक के रास्ते उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया। जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था उन्हें भी नहीं छोड़ा गया। अब देखिए यहाँ पे अमेरिका ने क्या किया, जब 600 लोगों को उस जेल में डाल दिया गया, उसके बाद लोगों ने कहा कि भाई तुम मुझे ऐसे कैसे उठा लिए, मैं तो अलग देश का हूं, तुम जबरदस्ती उठा के ले आए अपने देश में और जेल में डाल दिया और मुझे अब किसी से मिलने नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने भूख हड़ताल किया, उन्होंने कहा कि अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, नहीं तो मुझे छोड़ो। तो उनके सिपाहियों ने उसके साथ बर्बरता किया, मारा पीटा, उनके साथ बर्बरता किया, मार पीट किया और जबरदस्ती उनके नाक के माध्यम से पाइप लगा लगा के जबरदस्ती उनको खाना खिलाया, उनके साथ बहुत बर्बरता किया। और जो लोग निर्दोष हुए, जो मतलब जो बताया गया कि ये निर्दोष है, किसी प्रकार की इनकी सजा नहीं है, उसे भी वहां से अमेरिका ने नहीं छोड़ा, जबरदस्ती उनको पकड़ के रखा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच से भी इस बातों की पुष्टि हुई। जब संयुक्त राष्ट्र ने एक जांच करवाया अमेरिका के इस जेल के कैदियों के ऊपर, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा था कि गुआंतानामो बे जेल में बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी सरकार ने इस अपीलों को मानने से इनकार कर दिया। मतलब महासचिव ने कहा था कि जेल को ही बंद कर दो, ऐसा जेल मत रखो जिसमें इस प्रकार से लोगों को सजा दिया जाता हो। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने, अमेरिका की सरकार ने इन चीजों को नहीं माना और जेल को चलाए रखा। तो आपने अब समझ लिया ना कि यहाँ पे गुआंतानामो बे जेल को क्यों ऐसा मैंने बताया है, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो अधिकार होते हैं, अगर मान लो आप ही कोई गलती करते हो, आपको पुलिस वाला पकड़ के लेके जाता है, तो उसके आप अदालत में तो उसका केस लड़ सकते हो ना, आपका वकील तो जाएगा। लेकिन अब एक ऐसे जेल में आपको डाल दिया जहां पे किसी से मिलने का इजाजत ही नहीं, आप खुद कहाँ हो आपको पता नहीं, आपके परिवार वालों को पता नहीं है, आपको वहां पे जबरदस्ती मारा पीटा जा रहा है, अंधेरे में रखा जा रहा है, तो आपको कैसा फील होगा? लगेगा कि अब हमारी जिंदगी समाप्त हो गई है। तो यही सारी चीजें थी, आपको यहाँ पे गुआंतानामो बे का जेल के बारे में बताया गया। अब हम आपको सऊदी अरब के बारे में बता देते हैं, जहां पे आम नागरिक के कैसे अधिकार है। सऊदी अरब के बारे में आप सभी ने सुना होगा, तो वहां पे जान लीजिए कि वहां पे जो नागरिक हैं, वहां पे जो आम जनता है, उनके अधिकार कैसे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो 5 नंबर में यह प्रश्न पूछा जाएगा कि सऊदी अरब में नागरिक अधिकार के बारे में लिखिए। देश में एक वंश का शासन चलता है, पूरे देश में सऊदी अरब में सिर्फ और सिर्फ एक वंश, एक ही राजा होता है, और राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती। वहां के राजा को कोई आम जनता नहीं बदल सकता, आम लोग नहीं बदल सकता, वोट के माध्यम से नहीं बदल सकते, सिर्फ और सिर्फ एक वंश का राज होगा। शाह ही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करता है। अब देखिए, ये जो राजा होता है यही विधायिका चुनता है, आम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। राजा ने कह दिया कि ये विधायक है, मतलब ये विधायक है, मतलब विधायिका हो गया। कार्यपालिका भी तो है जिसमें आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं, तो अब ये राजा ने इसको कह दिया कि ये आईएएस ऑफिसर, ये कार्यपालिका संभालेगा, तो ये कार्यपालिका होगा। जनता के पास कोई हक ही नहीं है। जजों की नियुक्ति भी शाह ही करते हैं, जो अदालत में बैठते हैं जज, उसको भी नियुक्त राजा ही करेंगे, प्रिंस ही करते हैं। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं ना कि राजा के पास कितनी शक्ति और आम लोगों के पास कितनी कम शक्ति है। वे उनके फैसले को पलट भी सकते हैं। इसके अलावा यदि जज ने कोई फैसला सुनाया तो राजा चाहेगा तो पलट देगा कि नहीं, ये फैसला मान्य नहीं होगा, ये फैसला खत्म। ऐसा राजा वहां पे है। लोग कई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते, कोई भी अलग अलग, जैसे भारत में बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, वहां पे ऐसा कोई दल निर्माण नहीं किया जा सकता है।
मीडिया जो है वो शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकती है। अगर राजा नहीं चाहे तो मीडिया भी कोई चैनल पे अपना खबर नहीं चला सकता। कोई धार्मिक आजादी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे भारत में आपने देखा है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में मिलजुल के रहते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कोई भी किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जिसको जो धर्म मानना है वो मान सकता है। सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं, हिंदू नहीं हो सकते, ईसाई नहीं हो सकते, सिख नहीं हो सकते, क्रिश्चियन नहीं हो सकते। सिर्फ यहाँ के नागरिक कौन हो सकते हैं? मुस्लिम ही हो सकते हैं। और यहाँ रहने वाले दूसरे धर्म के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। हमारे भारत में क्या है कि मुसलमान भी सड़क के ऊपर नमाज पढ़ सकते हैं ना, लेकिन सऊदी अरब में हम सड़कों पे पूजा पाठ नहीं कर सकते, अगरबत्ती नहीं जला सकते। अगर गलती से तुम्हारा मन हो गया कि सूरज भगवान को जाकर थोड़ा जल ढार लें, फांसी चढ़ा देगा, फांसी पे लटका देगा। लेकिन हमारे भारत में देखो कितनी आजादी है, कितना आपके पास अधिकार है, आप जहां मन है पूजा करो। सड़क पे लोग नमाज पढ़ने लगते हैं, मॉल में नमाज पढ़ने लगते हैं, रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ने लगते हैं, मेट्रो में नमाज पढ़ने लगते हैं। तो ये सारी आजादी ही तो है आपकी। इसके अलावा उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है। आप हिंदू हैं तो वहां पे आप रैली नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते। औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों के कमतर का दर्जा मिला हुआ है, मतलब औरतों को मर्दों के बराबर का दर्जा नहीं मिला हुआ है। कई तरह की उन पर पाबंदियां हैं। सऊदी अरब में महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां हैं। मर्दों को जल्दी ही स्थानीय निकाय के चुनावों को मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार मिला है, जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिला हुआ है। हालांकि अब मिल गया है वहां पे भी, लेकिन कुछ समय पहले तक वहां पे महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। सोचिए ऐसा जगह में महिलाओं के साथ कितनी जाति होती होगी। महिलाएं हमारे भारत की तरह जींस टी शर्ट पहन के नहीं चल सकती, साड़ी नहीं पहन सकती, सलवार सूट नहीं पहन सकती। वो कुछ भी पहने उसके ऊपर उसको पूरा काला रंग का बुर्का डालना पड़ेगा। पैर तक नहीं दिखना चाहिए, उसकी आंखें तक नहीं दिखना चाहिए, हाथ में भी नहीं दिखना चाहिए, ग्लव्स पहने, चाहे गर्मी कितनी भी हो उसे अंदर में वो पहन के ही निकलना पड़ेगा। तो ये आपने सऊदी अरब में देखा कि नागरिक के अधिकार कैसे होते हैं। अब तीसरा टॉपिक है कोसोवो में जातीय नरसंहार क्या था, इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए कोसोवो पुराने यूगोस्लाविया का एक प्रांत था, मतलब एक राज्य था, अब टूटकर अलग हो गया है। इस देश में अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। अल्बानियाई एक समुदाय है, एक जाति है, इसके लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर पूरे देश में के लिहाज से सब लोग बहुसंख्यक हैं, मतलब सर्ब लोग की जो संख्या है, सर्ब एक जाति है, उसकी संख्या अधिक थी। उग्र सर्ब जो थे, मतलब जो खूंखार सर्ब थे, वो राष्ट्रवाद के भक्त मौलशेविक को यहाँ से चुनावों में जीत हासिल की। उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने कोसोवो में अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। मतलब जो अल्पसंख्यक लोग थे, जिनकी संख्या कम थी, उसके खिलाफ बहुत ही कठोर नियम बनाए। कोसोवो पुराने यूगोस्लाविया का एक प्रांत था जो अब टूटकर अलग हो गया है। इस प्रदेश में अल्बानियाई संख्या के लोगों ज्यादा था। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ आगे चलकर कि जब चुनाव में जीत हासिल किया, उसके बाद नरसंहार उस देश को अपनी ही सेना में एक नेता का निर्देश कर रही थी। मतलब एक खुद उसके नेता के निर्देश पे वहां पे लोगों को जिंदा काटा जा रहा था। लोकतांत्रिक चुनाव में जीतकर जब सत्ता में आया तो जातीय पूर्वाग्रह, मतलब जो जाति अलग अलग थी, इसके चलते वहां पे वर्षों तक सबसे बड़े नंगार हुए। मतलब एक दो दिन नहीं, सालों साल तक लोगों को काटना वहां पे चलता रहा। यह क्रम लगभग चल रहा है, सबसे भयंकर था, भयावह था। अब जहां पे सोचिए ना कि आदमी को आदमी काट रहा हो, वहां पे कैसा सीन होगा। आखिरकार कई और देशों ने जब दखल किया, जब अलग अलग देशों ने इसमें दखल अंदाजी की, तब यह क्रम जाके रुक गया। तब जाके यह जो काटने पीटने वाला सिस्टम था वो खत्म हुआ। मिलोसेविक की सत्ता गई और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उस पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चलाया। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ने उस पर अपराध का मुकदमा भी चलाया। जब अलग अलग देशों ने इसमें अपना इंटरफेयर किया, तब जाके ये समाप्त भी हो गया। अगला पॉइंट हमारा कहता है लोकतंत्र में अधिकार किसे कहते हैं, डेमोक्रेसी में अधिकार क्या होता है, अधिकार किसे कहते हैं। तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना बहुत जरूरी है। अगर लोकतंत्र कोई देश है तो उसमें आम आदमी के अधिकार से ही तो लोकतंत्र का निर्माण होता है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है ना। कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है अगर उसकी आयु सही है तो।
तो इसके बाद क्या है, लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टी बनाने की, राजनीतिक गतिविधियों में आजादी से शामिल होने का, ये आजादी है हमारे देश में। आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी पार्टी से खड़े हो सकते हो, किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हो, तो ये आपका क्या है, अधिकार है। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान में अधिकार बताइए। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके हिसाब से संविधान में अधिकार क्या है। देखिए संविधान के भाग 3 में, याद रखिएगा, भाग 3 में मौलिक अधिकार का विवरण है। अब मौलिक अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट, जिसे कोई नहीं बदल सकता, कोई सरकार नहीं बदल सकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बदल सकता। सुप्रीम कोर्ट बदलते उसकी रक्षा करता है आपके लिए। अब कौन सा है फंडामेंटल राइट्स, आपके हंसने का, बोलने का, पढ़ने का, खाने का, वोट देने का, आपके किसी स्कूल में पढ़ने का, ये सारे अधिकार ऐसे अधिकार है जो आपको कोई नहीं छीन सकता। खुद प्रधानमंत्री भी नहीं छीन सकते, राष्ट्रपति भी नहीं छीन सकते, सुप्रीम कोर्ट भी, क्योंकि यह आपका राइट है, ये आपके संविधान ने आपको दिया, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, तो देखिए हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जो जरूरी अधिकार है, जो बहुत ही जरूरी अधिकार है, उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, इसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अब आपको प्रश्न होगा आपके मन में क्या कि वो कौन कौन से अधिकार है मौलिक अधिकार, तो आ गया पॉइंट हमारे पास। देखिए पहला है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का, समानता का अधिकार, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई बड़ी जाति और कोई छोटी जाति नहीं, कोई यूपी बिहार नहीं, सब इंडियन है। समानता का अधिकार, सभी बराबर होंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, आप स्वतंत्र है, आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। भारत में आपको कोई जंजीर डाल के तो नहीं रख सकता ना, आपको बंधुआ मजदूर तो नहीं बना सकता ना, आप स्वतंत्र हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार, आपको जितना पढ़ना है पढ़ो, जहां पढ़ना है पढ़ो, पूरे भारत में कहीं पढ़ो। हम सभी बिहार के रहने वाले हैं, दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, ये अधिकार है हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार है। संस्कृति का अधिकार है, आप कोई भी धर्म मान लो, कोई भी भाषा बोलो, कोई भी कपड़ा पहनो, ये आपका स्वतंत्रता है, कोई रोक सकता है क्या, इसे नहीं रोक सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो धर्म मानना है मान लो, हिंदू मानो, मुसलमान मारो, सिख मारो, ईसाई मारो, मारो नहीं मानो, क्रिश्चियन मानो, ये सभी आपका अधिकार है। शोषण के खिलाफ अधिकार, यदि आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई तंग कर रहा है, कोई आपको क्षति पहुंचा रहा है, उसके खिलाफ आप केस कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, तो ये आपके पास अधिकार है। तो ये हमारे मौलिक अधिकार थे। अब हम बात कर लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर का, VVI, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है 5 नंबर में, बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, तो अभिव्यक्ति की आजादी, आपकी जो आजादी है वही आपका स्वतंत्रता है। दूसरा है शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी शांतिपूर्ण तरीके से खड़ा होकर कोई सम्मेलन कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, समारोह कर सकते हो। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता भी है, आप किसी प्रकार के ग्रुप का निर्माण कर सकते हो, किसी प्रकार के पार्टी का निर्माण कर सकते हो, जैसे आप किसी प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण कर सकते हो ना व्हाट्सएप पे, कोई रोक सकता है क्या, नहीं, तो आपकी आजादी है। देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं है कि आप बिहार से हो तो आपको दिल्ली आना नहीं है, मुंबई नहीं आना है, बेंगलोर नहीं जाना है, तमिलनाडु नहीं जाना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप भारत के किसी कोने में जा सकते हो, आपकी स्वतंत्रता है। देश के किसी भाग में रहने की स्वतंत्रता है, हम बिहार से हैं और आज हम दिल्ली में रह रहे हैं, तो ये हमारी स्वतंत्रता है, रह रहे हैं ना, हम सभी रह तो रह रहे हैं ना। कोई भी काम करने, धंधा चुनने और पेशा करने की स्वतंत्रता है, आप चाहे जो मन है वो काम करो। जो आप मान लो इंजीनियर हो और आपको अब डॉक्टरी करने का मन, आप डॉक्टरी की पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाओ। कोई ड्राइवर है, अब वो ड्राइवरी छोड़ के अब चाहता है दुकान खोले, तो उसे कोई रोक सकता है क्या, कोई नहीं रोकता। ये सब की चीज की आपके पास अधिकार है। गिरफ्तार हो जाइए, हिरासत में हो जाइए, तो इस व्यक्ति में क्या होता है कि उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारण की जानकारी देनी होगी। कोई पुलिस वाला यदि आपको पकड़ के ले जाए तो पूछिए कि मैंने गलती क्या किया, ये आपके पास अधिकार है। क्या गलती किया कि आपने मुझे पकड़ लिया, क्या सबूत है आपके पास, सबूत दिखाइए, ये आपका अधिकार है। हाँ, ये बात दूसरा है कि इतना पूछोगे तो पुलिस वाला और पेल पाल देगा, तो लोग पूछते नहीं है डर से, लेकिन ये अधिकार है आपके पास, आप चाहो तो पूछ सकते हो। इसके अलावा ऐसी व्यक्ति को वकील को करने का स्वतंत्रता है कि मेरा केस अब वकील लड़ेगा, तो ये सारी चीजें जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार में आता है। अब हम बात कर लेते हैं सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के बारे में, किस प्रकार से आपको शिक्षा ग्रहण और पढ़ने का अधिकार है। तो नागरिक में विशिष्ट भाषा संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा या संस्कृति को बचाने का अधिकार है। हम लोग बिहार से हैं, तो हम क्या दिल्ली में भोजपुरी बोलेंगे तो कोई रोकेगा,
हम भोजपुरी बोलते हैं तो कोई रोकता है, हम मैथिली बोलते हैं तो कोई रोकता है, हम मगही बोलते हैं तो कोई रोकता है। इस बात का, भाषा का तो हमारा आजादी है ना कि हम अपने भाषा और संस्कृति को बचाए रखने का हमारे पास पूर्ण रूप से अधिकार है। किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षणिक संस्थान में किसी नागरिक धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। कोई भी सरकारी यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूशन हो, उसमें आपको ये नहीं कह सकता कि आप कहां से आए हो, आपका एडमिशन नहीं होगा। आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो तो आपका एडमिशन नहीं करेंगे, हिंदी नहीं बोलते हो तो आपका एडमिशन नहीं करेंगे। आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल में पंजाबी नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना, हिंदू पढ़ते हैं ना, मुसलमान पढ़ते हैं ना, सभी लोग पढ़ते हैं ना। क्या उन्हें एडमिशन देने से मना किया गया? क्या सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के बच्चे पढ़ते हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ के बच्चे भी तो आपके स्कूल में पढ़ते हैं ना। तो ये आजादी तो है। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। अल्पसंख्यक मतलब जिसकी जनसंख्या कम है वो भी यहाँ पे कोई भी बिजनेस कर सकता है, कोई भी शिक्षण संस्थान खोल सकता है, कोई भी कोचिंग ट्यूशन खोल सकता है, ऑनलाइन पढ़ा सकता है, ऑफलाइन पढ़ा सकता है। इस बात की उसको आजादी है। अब हम बात कर लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लिखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि धार्मिक स्वतंत्रता का क्या अधिकार है तो आप बताएंगे सभी व्यक्तियों को यह अधिकार है कि वो अपने अनुसार धर्म आचरण को चुने। उसे जो धर्म मन है वो चुन सकता है। कोई मुस्लिम है, हिंदू चुन सकता है, कोई क्रिश्चियन है, हिंदू चुन सकता है, कोई सिख है, वो हिंदू चुन सकता है। ये उसके ऊपर निर्भर करता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 में किया गया है। अब हम बात करते हैं कि हमें ये अधिकार कैसे मिला, किसने दिया, क्यों दिया। तो देखिए, हमें ये अधिकार संविधान, हमारा भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं के कारण मिला। इनके निर्माता में कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारा संविधान और कानून लिखा, उन्होंने ही हमें ये अधिकार दिया, जिसमें मौलिक अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या होता है। देखिए, संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत हम संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की सूरत में अदालत में इन अधिकारों की मांग कर सकते हैं। हम अदालत में खड़े होकर अपने जो फंडामेंटल राइट्स है, जिसे हिंदी में हम मौलिक अधिकार कहते हैं, उसकी डिमांड कर सकते हैं। अपने अदालत में बैठ के जजों के सामने हम उसका मांग कर सकते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है मानवाधिकार किसे कहते हैं। तो देखिए, मानवाधिकार की सबसे पहले देखिए स्थापना जो है वो 2 अक्टूबर 1993 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, मानवाधिकार को इंग्लिश में ह्यूमन राइट्स कहते हैं और इसकी स्थापना जो है वो 2 अक्टूबर 1993 में हुआ था, जिसके उद्देश्य नौकरशाही पर रोक लगाना, मतलब कि जो नौकरशाही, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, वैसे ही कार्यपालिका में जो नौकरशाही था उस पर लगाम लगाना था। मानव अधिकारों के हनन को रोकना, अगर कोई मनुष्य के अधिकारों का हनन कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, तो उसे रोकने के लिए ही मानवाधिकार का निर्माण किया गया था। इसके अलावा लोक सेवक द्वारा उनका शोषण करने पे अंकुश लगाना। जो नेता थे, जो राजनीतिक पार्टी के नेता सब थे, वो अगर लोगों का शोषण करते थे तो उनके रोकने के लिए भी मानवाधिकार का निर्माण किया गया था। मानवाधिकार की सुरक्षा के बिना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आजादी खोखली है। खोखली मतलब खाली है, इसलिए मानवाधिकार बहुत जरूरी है। मानवाधिकार की लड़ाई हर सभा की लड़ाई है, मतलब कि कहीं भी अपने, अगर आम इंसान के मौलिक अधिकार के साथ छेड़छाड़ होता है, हनन होता है, शोषण होता है, तो वहां पे मानवाधिकार आके खड़ा हो जाता है उसे बचाने। इस तरह से आपने देखा सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, चैप्टर 5 लोकतांत्रिक अधिकार, सिविक्स और क्लास 9th नए सिलेबस के अनुसार बनाया गया था। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।